जय जिनेंद्र एंड हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल ऑडिट के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो एज इट इज क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं शायद। माइंड यू, इसमें से मैंने एकदम रीसेंट एग्जाम्स वाले टॉपिक्स हटा दिए हैं बिकॉज आई थिंक कि उनकी प्रोबेबिलिटी दोबारा से आने की कम हो जाती है बिकॉज द चैप्टर इज ह्यूज इन इटसेल्फ और इसके अंदर से आईसीआई और अलग अलग चीजें काफी पूछ सकता है। सो इट माइट नॉट बी इन देयर फेवर टू रिपीट दोज थिंग्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड। इफ यू एट ऑल यू वांट, आप आरटीपीज एमटीपीज और पास्ट ईयर पेपर्स में से दोबारा एक बार जो क्वेश्चंस उनमें कवर हुए हैं वो एक बार देख सकते हो। ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है जो ये चैप्टर पूरा का पूरा छोड़ के जाने का सोच रहे हैं। सो आई वुड रेकमेंड यू कि इंस्टेड ऑफ लीविंग आउट ऑन द एंटायर चैप्टर, ट्राई कि एटलीस्ट जो टॉपिक्स मैंने इस पीडीएफ में अपने कवर किए हैं using mnemonics, story और one liners या shortcuts, ऐसे तरीके से जितना आप याद रख सको उतना याद रखो। I would not want you to press on this chapter बहुत ज्यादा because I know कि जितना मार्क्स का वेटेज है इसका, उसके मुकाबले जो इसका सिलेबस और टेक्निकलिटी है वो काफी ज्यादा हो जाती है। एंड इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि सिर्फ इतना एक वीडियो देख लो सो दैट you'll at least not be in that फियर कि यार हाँ डिजिटल ऑडिट जिस क्वेश्चन में आ गया वो क्वेश्चन तो मुझे छोड़ना ही है। why keep some options with you. So diving straight into the video, सबसे पहला अपन देखेंगे डिजिटल ऑडिट में कि ऑडिट डिजिटली ऑडिट करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं। सो ऑडिटिंग डिजिटली के एडवांटेजेस क्या होते हैं अपन वो देखने वाले हैं। सबसे पहला आप यहाँ नोट करो कि ये जो रहेगा आपका रेड कलर से आपको जो लिखा हुआ दिखेगा वो रहेगा अपना एडवांटेज निमोनिक शॉर्टकट। सो अपना इस बार का शॉर्टकट है AEQCR। ठीक है, EQCR सबको पता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ये EQCR अपना इसका निमोनिक है, शॉर्टकट है। A इज फॉर एनालिटिक्स, बेटर एनालिटिक्स। E से आता है एफिशिएंसी। सो आप अगर डिजिटली ऑडिट करते हो तो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, बेटर क्वालिटी मिलेगी आपको। सी, आप क्योंकि अब आप डिजिटली ऑडिट कर रहे हो तो इतने सारे जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनका सबका काम मिलाकर मान लो एक कंप्यूटर कर देगा तो आपके जो कॉस्ट है वो कम हो जाएंगे। आर से हमारा आता है इम्प्रूव्ड रिस्क असेसमेंट। जो रिस्क असेसमेंट एक ऑडिटर करता है वो अगर आप डिजिटली ऑडिट करते हो तो आपको एक अच्छे तरीके से समझ आएगा कि कैसे आपने जो इंडस्ट्री में जो कंपनी को रिस्क पर्टेन करते हैं वो कैसे असेस करने चाहिए। सो बेसिक AEQCR, आप अगर ये 5 वर्ड्स भी याद रख लोगे तो आपका यूल बी थ्रू विद इट। क्योंकि सीधी बात है यार, एनालिटिक्स, एफिशिएंसी, क्वालिटी, रिस्क असेसमेंट, ये सबको पता है कि ये अच्छी वाली चीजें है, ये बेहतर ही होगी। एंड रही बात कॉस्ट की, तो कॉस्ट जितने आपके कम रहेंगे उतना आपकी कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। सो AEQCR, बेटर एनालिटिक्स, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, बेटर क्वालिटी, लोअर कॉस्ट, इंप्रूव्ड रिस्क असेसमेंट। ठीक है, मेरे साथ याद करो AEQCR। A फॉर एनालिटिक्स, E फॉर एफिशिएंसी, Q फॉर क्वालिटी, C फॉर कॉस्ट, R फॉर रिस्क असेसमेंट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या होंगे अगर आप डिजिटली ऑडिट करते हो, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो हमारा इसका निमोनिक है, आप इससे इंस्पायर होकर अपना कुछ एक खुद का निमोनिक भी बना सकते हो। इसकी बैक स्टोरी ये है कि मेरी एक फ्रेंड है श्रुति गर्ग, तो उससे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहा था तो आई हैड टू डू समथिंग अबाउट इट। तो मैंने इसके लिए एक ऐसा निमोनिक बना दिया कि आरटीपी में चैलेंज दिया गया था। ये चैलेंज इसलिए लिया है ताकि आपको याद रहे कि ये जो निमोनिक है ये चैलेंजेस ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली से रिलेट करता है। सो आरटीपी में चैलेंज था टू फिगर आउट कौन से स्टैंडर्ड में रिया की बेस्ट दोस्त श्रुति गर्ग थी। ये किसी किसी को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, सो इफ यू वांट एंड आपको लगता है कि ये सारे आपको जो भारी भरकम शब्द है जिनका आइडियली अगर आप मतलब समझ लो तो इजी हो जाता है, बट आई नो कि आई एम मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्सन जिसके पास अभी टाइम नहीं है टू इन्वेस्ट टाइम एंड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस और इसकी टेक्निकलिटी। इसीलिए बोलना नहीं चाहती हूँ, बट हाँ ये चैप्टर थोड़ा बहुत रट्टा मारना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ द टेक्निकल वर्ड्स दैट आर इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, मूविंग ऑन। आरटीपी, आरटीपी का मतलब आता है हमारे इसमें राइट टूल, राइट प्रोसेसेस। सो राइट, क्या क्या राइट होने चाहिए, आपके जो टूल्स है वो राइट होने चाहिए और जो प्रोसेसेस आप यूज करोगे वो राइट होनी चाहिए। ठीक है, सो आरटीपी, आपको राइट टूल्स को चूज करना होगा। जब आप डिजिटली ऑडिट कर रहे हो तो कौन सा ऑडिट टूल आपको यूज करना है वो सही से चूज करना होगा, और कौन सी राइट प्रोसेसेस आप ऑटोमेट करने वाले हो
कौन सी प्रोसेसेस आपने ऑटोमेट करनी चाहिए वो सही से आपको चुननी होगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई ऐसी आपकी प्रोसेस है जिसमें ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व होता है और उसका ऑडिट आप डिजिटली करने चलेगा या ऑटोमेट कर दिया आपने वो प्रोसीजर्स को, नहीं। कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती है जिसमें रिपीटेटिव टास्क होता है, मंडेन टास्क होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाउचिंग, वो सारी चीजें आप ऑटोमेट फिर भी कर सकते हो। सो आपको सही टूल और सही प्रोसेसेस चुननी पड़ेगी ताकि आप आपका ऑडिट सही से कर पाओ, डिजिटल ऑडिट सही से कर पाओ। सो आरटीपी, चूजिंग द राइट टूल एंड ऑटोमेटिंग द राइट प्रोसेसेस। नेक्स्ट आता है आपका फिगर, कौन से स्टैंडर्ड में। फिगर कौन फिगर आई नो इट्स वेरी स्टूपिड बट ट्रस्ट मी ये स्टूपिडिटी याद आएगी एग्जाम में। सो आपको जो भी आप टूल यूज करने वाले हो उसका कॉन्फ़िगरेशन सही है या नहीं, ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। और वो जो आप है चेक करनी पड़ेगी एंड वो स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, ये चीज भी आपको इंश्योर करनी होगी। तो आप जब भी डिजिटली ऑडिट कर रहे हो तो आपके टूल्स का, आपकी प्रोसेसेस का कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन सही से होना चाहिए। ओके, सो आरटीपी, चूजिंग द राइट टूल, ऑटोमेटिंग द राइट प्रोसेस। फिगर कौन से स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड से आएगा स्टैंडर्डाइजेशन, फिगर कौन से आएगा, कॉन्फ़िगर। ऑल राइट, फिर आता है रिया की बेस्ट दोस्त, रिया, reluctance to change, best, evaluating the business benefits organization wants to achieve। क्या बेस्ट कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए, क्या बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, वो चीज आपको इवेल्युएट करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आप सही से आपके डिजिटल ऑडिट का यूज ले सको। रिया की बेस्ट दोस्त, दोस्त श्रुति गर्ग, DSG, this is a one word, data security and governance, data security and governance। I know it's kind of complex, पर उस point of time पे मुझे जो समझ आया था मैंने ये mnemonic बनाया था। If at all you have something else or a better one to suggest, please drop it in the comment section below so that it can be of use to others as well। Okay, so रिया, reluctance to change, मैं नहीं बदलती भाई, मैं किसी के लिए नहीं बदलती, याद रखना, रिया is very reluctant to change। ओके, बेस्ट दोस्त, बेस्ट यानी क्या, बिजनेस बेनिफिट्स, ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए क्या फायदा उठा, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन डिजिटली ऑडिट करके क्या बेनिफिट्स अचीव करना चाहती है, क्या कमाना चाहती है। एंड देन DSG, दोस्त श्रुति गर्ग थी, दोस्त इज डेटा सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। प्योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सप्लेन करना चाहूँ कि चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ट्रेडिशनल तरीके से डिजिटल ऑडिट की तरफ क्यों मुड़ेगी, क्योंकि उसे ये देखना होगा कि कुछ ऐसे उसके बेनिफिट्स होंगे तभी वो मूव होना चाह रही है, राइट। ये बेनिफिट्स अपन ने यहाँ पे देख लिए कि ये बेनिफिट्स होते हैं इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन मूव होना चाहती है टुवर्ड्स डिजिटल ऑडिट, राइट। लेकिन इसके दौरान कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, कैसे कैसे चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले आप रिलक्टेंट हो सकते हो चेंज होने के लिए। क्यों रिलक्टेंट हो गया आप चेंज के लिए, क्योंकि आपको लगेगा कि यार अगर मैं डिजिटली जाऊंगा तो मेरा जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी और उसके गवर्नेंस पे इशू हो सकता है। तो ये ना हो उसके लिए बोला गया है कि आपको राइट टूल और राइट प्रोसेसेस चूज करनी होगी ताकि आपका जो डेटा रहे वो सिक्योर्ड रहे, गवर्न रहे, राइट। तो उसके लिए आता है कि आपको राइट टूल चूज करना होगा, राइट प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना होगा। अब आपका कौन सा टूल आपके लिए राइट रहेगा ये आप कैसे इंश्योर करोगे, उसके लिए आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन और उसका स्टैंडर्डाइजेशन करेक्ट है या नहीं ये इंश्योर करना होगा। और ऐसे आप ये 5 चीजें याद रख सकते हो अगर आपको ये निमोनिक नहीं जम रहा है तो। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अगर आपके एंटिटी में आईटी को अडॉप्ट किया जा रहा है तो यू विल हैव टू नो कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके लिए आपकी एनवायरनमेंट आईटी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। सो द मॉड्यूल लिस्ट्स डाउन 5 टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंसीज। उसके लिए अपन एक बार निमोनिक देख लेते हैं जो कि है सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड ऑटो में बैठकर, ओके डोंट लुक एट दिस राइट नाउ। सिक्योरिटी गार्ड ऑटो में बैठकर इंटर की एग्जाम फेस करने गया पर वो कैलकुलेटर भूल गया इसलिए उसकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई। सो ये मैंने किसी फेमस फैकल्टी के वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कहीं देखा था एंड समहाउ इट मेड सेंस टू मी, सो I used it and linked it to my points. So the 5 types of IT dependencies are security, automated controls, interface, calculations and reports, ठीक है। नाउ अपन इसको मैं एक बार आपको शॉर्ट में इसमें क्या कौन सा पॉइंट क्या बोलता है वो बता देती हूँ ताकि आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। सो वन इज फर्स्ट इज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड। सो आप जब भी आईटी इनकॉर्पोरेट करते हो तो आईटी के थ्रू एक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इस्टेब्लिश हो जाती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है टू दोज हु आर अनऑथोराइज्ड टू एक्सेस देम, ठीक है। सो सिक्योरिटी से याद रखना, सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए आईटी सिस्टम में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी प्लेस करी जाती है। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटेड कंट्रोल।
कंट्रोल्स। ऑटोमेटेड कंट्रोल्स डिजाइन किए जाते हैं ताकि आपके जो बिजनेस के रूल्स है वो एनफोर्स हो सके। कब क्या कौन सी चीज कैसे होगी, किसके अप्रूवल से होगी, ये सारे आपके बिजनेस के कुछ रूल्स हो सकते हैं जिनको एनफोर्स करने के लिए ऑटोमेटेड कंट्रोल्स को डिजाइन किया जाता है आपके आईटी सिस्टम में। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं वर्क फ्लो, रीजनेबलनेस, एग्जिस्टेंस, आप थोड़ा पढ़ सकते हो इसके अलावा। नेक्स्ट कम्स इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोग्राम्ड लॉजिक जो आपके डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करता है। एक ऐसा प्रोग्राम्ड लॉजिक जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपके डेटा को ट्रांसफर करता है उसे कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, इंटर की जो एग्जाम होती है वो आपको फाउंडेशन से फाइनल की तरफ लेके जाती है, राइट? तो उसे कहते हैं एक सिस्टम से दूसरी तरफ डेटा ट्रांसफर करना। एक प्रोग्राम्ड ऐसा वो लॉजिक होता है, उसे कहते हैं इंटरफेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो आपके कुछ सब लेजर्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स हो सकते हैं, इनको सबको अगर आपको एक जनरल लेजर में ट्रांसफर करना है तो एक प्रोग्राम्ड लॉजिक के तहत ये ट्रांसफर किया जाता है और उसे कहते हैं इंटरफेस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन मतलब ऐसी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स होती है जो आईटी सिस्टम परफॉर्म करती है इंस्टेड ऑफ अ पर्सन। तो अपन जब कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं कैलकुलेटर पे या फॉर एग्जांपल एनी कैलकुलेशन, उसे अपन कैलकुलेशन बोलते हैं। और यही कैलकुलेशन जब एक आईटी सिस्टम परफॉर्म करता है तो वो एक अकाउंटिंग प्रोसीजर के तहत परफॉर्म करता है, एंड दैट इज व्हाई वी आर डिपेंडेंट ऑन आईटी फॉर द सेम। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स आपकी सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स हो सकती है, एनी रिपोर्ट विच इज जनरेटेड बाय आईटी, सो यू डिपेंड ऑन आईटी सिस्टम फॉर योर रिपोर्ट जनरेशन, दैट्स व्हाई इट्स अ पार्ट ऑफ योर आईटी डिपेंडेंसीज। एक बार क्विक रिकैप अगर हम करें, सो सिक्योरिटी गार्ड ऑटो में बैठकर इंटर की एग्जाम फेस करने गया, पर वो क्योंकि वो कैलकुलेटर भूल गया इसलिए उसकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई। बाय रिपोर्ट्स वी मीन your exam card or your result, whatever. So security, automated controls, interface, calculations and reports, these are the 5 IT dependencies. हम emerging technologies in audit. ऑडिट में क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है आजकल, दैट इज व्हाट इज डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है। सो जनरेटिंग एंड प्रिपेयरिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ सिस्टम डेटा यूजिंग टूल्स एंड प्रोसेसेस इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है जो रॉ डेटा होता है, जो रॉ डेटा निकलता है सिस्टम से, उसको टूल्स एंड प्रोसेसेस यूज करके जब आप एनालाइज करते हो और उसके बेसिस पे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हो, जनरेट करते हो, उसे कहते हैं डेटा एनालिटिक्स। सिंपल याद रखने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट। सो ये डेटा एनालिटिक्स को जब आप ऑडिट में यूज करते हो तो उसे कहते हैं ऑडिट एनालिटिक्स। और ये ऑडिट एनालिटिक्स यूज करके आप अलग अलग पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, कुछ एनोमलीज आइडेंटिफाई कर सकते हो। एनोमलीज यानी ऐसे समझ लो कि अनयूजुअल चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो, और कुछ अदर आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकल के आ सकती है, वो पता कर सकते हो। तो ये होते हैं आपके ऑडिट एनालिटिक्स। इसके लिए आप डेटा एनालिटिक्स को ऑडिट में यूज करते हो और ये सारी चीजें के बेनिफिट, ये सारे उसके बेनिफिट्स होते हैं, एंड दैट इज द रीजन इट इज टू बी अडॉप्टेड। नाउ ये आप करोगे कैसे? सो जब आप डेटा एनालिटिक्स को, जो मेथड्स आप डेटा एनालिटिक्स को ऑडिट में यूज करने के लिए यूज करते हो उन्हें कहते हैं अपन कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स, जिसे अपन प्यार से कहते हैं कैट्स। तो ये कैट्स ऐसी डेटा एनालिटिक्स मेथड्स होती है जो आप ऑडिट में यूज करते हो। ये जो 4 बहुत भारी भरकम शब्द है इन्हें याद करने के लिए अपने पास एक निमोनिक है जो कि है असली शक्ति भी अंतरिक्ष के केस में है। अब मुझे पता नहीं कितने लोगों ने वो शक्तिमान या वट एवर ऐसी सारी चीजें देख रखी है, नागिन वाली ये वो, तो ये वो सारी चीजों पे से इंस्पायर्ड या ये सब ये सेंटेंसेस बार बार, ये वर्ड्स बार बार मुझे पढ़ पढ़ के ऐसा कुछ बना, एंड आई मेड दिस, कि असली शक्ति भी अंतरिक्ष के केस में है। सो असली इज नथिंग बट ACL। ACL इज ऑडिट कमांड लैंग्वेज। ये एक डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एनालाइज करने का सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप ऑडिट में यूज कर सकते हो, जिससे आपका फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन और रिस्क मैनेजमेंट जो है ये सारी चीजों में आपकी मदद हो सकती है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। जहां तक मुझे ये लगता है कि अगर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ भी गया तो अगर आपको सिर्फ ये शब्द और इसका मेन पता होगा ना कि इसका यूज क्या होता है, तो आप वन लाइनर से क्यों ना लिखकर 5 में से 1.5 2 मार्क्स तो फेच कर ही सकते हो। या फिर ये एक MCQ फॉर्मेट में भी आ सकता है, एंड दैट इज द ओनली रीजन आई हैव पुट इट इन हियर कि असली शक्ति भी अंतरिक्ष के केस में है। असली इज ACL, ACS इज ACL, इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन, इट इज ऑडिट कमांड लैंग्वेज। ये एक डेटा एक्सट्रैक्शन और एनालाइजिंग का सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट आपका आता है शक्ति भी। शक्ति इज नथिंग बट पावर एंड भी इज BI। आई नो इट माइट गेट कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर ये भारी भरकम शब्द उस टाइम पे आपको याद नहीं आए तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैंने कुछ ना किसी तरीके से ये किया। नाउ दोज ऑफ यू ऑल हु आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर वुड हैव एनी which ways known these few things about it,
I did not know anything about it, and that is the reason I needed this mnemonic. So Shakti is your power, and B से I don't know कैसे निकल के आएगा आपका BI. So Power BI. Power BI is a BI से आपका निकल गया था business intelligence. Power BI is nothing but intelligence, and it's just another platform, इसीलिए platform. So Asli was ACL audit command language, a data extraction and analysis software. Shakti bhi Power BI, a business intelligence platform. Antrix. Antrix is Alteryx. Alteryx is another कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक और डेटा एनालिटिक्स मेथड, जिसके लिए अपन अंतरिक्ष कह सकते हैं. अंतरिक्ष से आपको याद आ जाएगा ऑल्ट्रिक्स. फुल्ली ट्रांसपेरेंट ऑडिट ट्रेल ऑफ एवरी एक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ वर्कफ्लो. ये ऑडिट ट्रेल सॉफ्टवेयर है, ऐसे समझ के चल सकते हो, जिसमें आपके वर्कफ्लो का जो भी आप एक एक एक्शन लोगे वो सबका एक ट्रेल बनता जाएगा और वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट होता है. सो ऑल्ट्रिक्स इज नथिंग बट आप जो भी काम कर रहे हो उसका 1 2 3 4 ट्रेल रखना. ठीक है. नेक्स्ट आता है केस में है. केस इज नथिंग बट केसवेयर. केसवेयर इज अ डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, जस्ट अनदर डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर. ठीक है. सो अगर मैं वापस एक बार आपको बताना चाहूँ, सो असली शक्ति भी अंतरिक्ष के केस में है. असली इज नथिंग बट ACL. ACL इज एन ऑडिट कमांड लैंग्वेज. शक्ति भी शक्ति पावर भी इज BI. पावर BI. अंतरिक्ष इज ऑल्ट्रिक्स. केस इज केसवेयर. ठीक है. सो these were all about the emerging technologies in audit that you must know, and these are the computer assisted auditing techniques, जो अगर या तो आपको MCQ फॉर्मेट में आ सकता है या फिर आपके ऊपर आपको एक क्वेश्चन बन के आ सकता है इसके एप्लीकेशन बेस्ड. सो एटलीस्ट इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. ठीक है. मूविंग ऑन. जनरेशन ऑडिट. आगे चलकर ऑडिट में क्या क्या और चेंजेस आ सकते हैं. सो दिस इज अ फॉरवर्ड लुकिंग टॉपिक. फर्स्ट इज ड्रोन टेक्नोलॉजी. तो हम सबको पता है कि कैसे ड्रोन कैमराज एंड एवरीथिंग इज बीइंग यूज्ड. सो ड्रोन को यूज किया जा सकता है ऐसे रिमोट लोकेशंस के स्टॉक काउंट के लिए जहां पे शायद ह्यूमनली विजिट करके स्टॉक काउंट करना पॉसिबल ना हो. सो ड्रोन को यूज किया जा सकता है रिमोट लोकेशन के स्टॉक काउंट के लिए. नेक्स्ट इज AR. वी ऑल नो. सो AR इज नथिंग बट ऐसे डिजिटल डिवाइसेस का यूज करना जो आपको रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को कुछ ऑगमेंटेड यानी एडेड एलिमेंट्स के साथ में दिखा सकता है और आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो. सो इट अलाउज यूजर्स टू व्यू रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट विद ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड एलिमेंट्स जनरेटेड बाय डिजिटल डिवाइसेस. नेक्स्ट आता है आपका वर्चुअल रियलिटी विच इज VR. VR में क्या होगा. सी AR में क्या हो रहा था कि आपको रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट दिख रहा था बट कुछ एडेड एलिमेंट्स के साथ में. नाउ VR क्या करता है, आपके रियल वर्ल्ड को एंटायरली रिप्लेस कर देता है एक ऐसे सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट के साथ में जो कि डिजिटल डिवाइसेस को यूज करके क्रिएट किया जाता है यूजिंग इमेजेस, साउंड्स, टच, स्मेल, और आपको एक पूरा ही नया आपको एक नया एक्सपीरियंस जो देते हैं एक सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट में, उसे कहते हैं VR. ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप फेंक सकते हो इन चीजों को. फिर आता है एक मेटावर्स. मेटावर्स अलाउज पीपल टू हैव लाइफ लाइक पर्सनल एंड बिजनेस एक्सपीरियंसेस ऑनलाइन. ऑनलाइन पर्सनल और बिजनेस एक्सपीरियंसेस एक ऐसे तरीके से फील करना जैसे कोई इंसान आपके सामने ही खड़ा हो, जैसे कोई चीज रियली आपके आंखों के सामने हो रही है. सो इसमें अब आपका AI यूज हो जाएगा. AR, VR और एडवांस्ड इंटरनल टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज कर एक मेटावर्स, एक यूनिवर्स क्रिएट करके दे सकते हैं जहां पे आपको लाइफ लाइक एक्सपीरियंसेस मिलेंगे. सिंपल एज दैट. सो बस बेसिक याद रखना, ड्रोन, AR, VR एंड मेटावर्स. ठीक है. मूविंग ऑन टू रिमोट ऑडिट. वर्ड से समझ आ रहा है एक ऐसा ऑडिट जो आप रिमोटली परफॉर्म करने वाले हो. सो आप ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज करोगे आपके ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए, बस उसे कहा जाएगा रिमोट ऑडिट. कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी वाइल यू परफॉर्मिंग रिमोट ऑडिट. ठीक है. हर जगह पे ऑडिट परफॉर्म करते हो तब तुमको पता है दो तीन वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं. एक होता है प्लानिंग, एक होता है रिस्क असेसमेंट और तीसरा होता है मटेरियलिटी. यहाँ पे मटेरियलिटी की जगह ऐसे समझ के चलो कि कॉन्फिडेंशियलिटी है. It is just for you to remember the words if at all possible, otherwise the words in itself or the flow of it makes sense. See, फर्स्ट आता है क्या चीजें आप कंसिडर करोगे कि क्या आपके लिए रिमोट ऑडिट करना फिजिबल भी है या नहीं, और अगर फिजिबल है तो फिर आपको उसको प्लान करना होगा. नाउ फिजिबल भी है या नहीं उसके लिए आप क्या देखोगे, कैसे पता चलेगा कि रिमोटली ऑडिट परफॉर्म कर पाना आपके लिए फिजिबल है भी या नहीं. आपको देखना होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करने वाले हो, आपके पास में वो कंपिटेंसीज और वो रिसोर्सेज अवेलेबल भी है या नहीं. ठीक है. कैसे वाले रिसोर्सेज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मीटिंग प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है भी या नहीं जिसके थ्रू आप आपके ऑडिट एविडेंसेस को शेयर कर सको, जहां पे आप मीटिंग परफॉर्म करके प्लानिंग कर सको, डिस्कस कर सको. अब अगर है तो आप मीटिंग कंडक्ट करो और ऑडिट के टाइमलाइंस जो है उसे अग्री करो. दिस इज अ पार्ट ऑफ योर प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी. ठीक है. वापस एक बार देखते हैं फिजिबिलिटी एंड प्लानिंग का मतलब क्या था. फिजिबल है भी या नहीं, यानी आपके लिए वो पॉसिबल भी है या नहीं. पॉसिबल कैसे होगा, अगर आपके पास में टेक्नोलॉजी है जो आप यूज कर सकते हो टू शेयर डॉक्यूमेंट्स, टू मीट, अगर आपके पास है तो फिर आप प्लानिंग करो और आपके ऑडिट के टाइमलाइंस पे अग्री करो.
ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट फीजिबिलिटी एंड प्लानिंग. नाउ मूविंग ऑन टू कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन. आपके पास में आपने बोला डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, तो अभी डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे आपको जो है वो एक्सेस जो है वो रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ताकि सिर्फ जिनके पास अथॉरिटी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सके, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स के तौर पे ऑडिट एविडेंसेस भी हो सकते हैं. ठीक है, सो रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म. जैसे ही आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन रिव्यू हो जाती है और डॉक्यूमेंट हो जाती है, उसको आपके डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म से हटा दो, सो हैज टू मेंटेन योर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन. ठीक है, जब भी आप ये डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो शेयर करते वक्त आपके डेटा को एनक्रिप्ट करके शेयर किया करो. लॉज एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना. आप क्योंकि अब आप आपके क्लाइंट के या ऑडिटी, जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, उसके आईटी सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करने वाले हो, तो वीपीएन को यूज करके उसे एक्सेस करना. ऑडिट एविडेंसेस, स्क्रीनशॉट्स जो है वो ऑडिट एविडेंसेस के तौर पे वैलिड नहीं रहेंगे अनलेस प्रीवियसली ऑथराइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस. ये ऐसी बेसिक से 2-4 पॉइंट्स रखो ताकि आप इलेबोरेट कर सको और उसके पॉइंटर्स बना सको. लास्ट आपका कंसिडरेशन आता है रिस्क असेसमेंट. तो आपको असेस करना होगा कि क्या आप जो ऑडिट करने जा रहे हो, जो आपके ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स है, वो फुलफिल कर पाना, वो अचीव कर पाना पॉसिबल है भी या नहीं रिमोट ऑडिट से. सो क्या रिमोट ऑडिट सफिशिएंट रहेगा आपके ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, इस चीज का आपको एक असेसमेंट करना होगा. और वो असेसमेंट एक बार आप कर लो तो उसे आपको डॉक्यूमेंट भी करना होगा. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट रिमोट ऑडिट. फिजिबिलिटी एंड प्लानिंग देख लेना, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन देख लेना, डेटा का एंड रिस्क असेसमेंट देख लेना. ठीक है, ने देखा कि क्या क्या कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स होती है, क्या क्या कैट्स आप यूज कर सकते हो. अब एक ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है कि आपको ऐसी कुछ एग्जांपल्स देने होंगे कि ऐसे सिचुएशंस के, ऐसे टेस्ट्स के जो कैट को यूज करते हुए आप परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, तो एक ऐसा छोटा सा निमोनिक है उसे याद करने का कि एक्सेप्ट फॉर एरर्स इन कैलकुलेशन, बाकी डेटा इज कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट. सो मेरे मैनेजर के साथ मेरी एक बार बात हो रही थी और मेरे मैनेजर से मैंने पूछा कि यार मैंने कैसा काम किया, मुझे बता दो थोड़ा सा. तो उन्होंने बोला तूने बस बेसिक थोड़े से कैलकुलेशन एरर्स करे हैं, एक्सेप्ट फॉर योर कैलकुलेशन एरर्स, आपने जो भी बाकी का डेटा मुझको दिया है वो कंप्लीट है और कंसिस्टेंट है. ऐसे बेसिक सा याद रख लो. ठीक है, तो इसमें जो अब अपने निमोनिक में के कीवर्ड्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं कि एक्सेप्ट एरर्स, कैलकुलेशंस, जो बाकी का डेटा था वो कंसिस्टेंट है और कंप्लीट है. ठीक है, अब देखते हैं कि आप कैसे उसको लिंक करने वाले हो आपके असली आंसर्स के साथ में. ठीक है, ऐसे कौन से टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स. सबसे पहला आ जाता है आप एक्सेप्शंस आइडेंटिफाई करोगे. ठीक है, अपन ने ऊपर देखा था कि ऑडिट एनालिटिक्स का वन ऑफ द एडवांटेजेस वाज आइडेंटिफाइंग एनोमलीज पता करना, एक्सेप्शंस पता करना, अनयूजुअल चीजें पता करना. तो आप एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शंस जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो कैट्स को यूज करके. ठीक है, अपने को पता है कि आप जब भी आईटी यूज करते हो उसमें आप एक ऐसा प्रोग्राम्ड लॉजिक सेट करते हो जिससे आपकी चीजें थोड़ी आसान हो जाए, राइट. तो इसी तरीके से आप एक सेट क्राइटेरिया डाल सकते हो जिससे हटके अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो आपके एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन में फ्लैग हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है एरर्स आइडेंटिफाई करना. ठीक है, एरर्स आइडेंटिफाई करना, एरोनियस या इनकंसिस्टेंट कोई भी डेटा आपको मिलता है तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कैट के थ्रू. जैसे अपन ने देखा यहाँ एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो रहा था, यहाँ पे आपका एरर डेटा भी आइडेंटिफाई हो जाएगा. फिर आता है कैलकुलेशंस. अब आप कैलकुलेशंस वेरीफाई करोगे, आप कैलकुलेशंस को रिकम्प्यूट करोगे एक ऑडिट सॉफ्टवेयर के अंदर और जिससे आप रीपरफॉर्म करोगे और आपको कैलकुलेशन सही है यानी वेरीफाई कर पाओगे. नेक्स्ट आता है आपका डेटा कंप्लीटनेस. तो आपका डेटा कंप्लीट है यानी जितनी भी आपकी फील्ड्स हैं उन सब में वैलिड डेटा होना चाहिए. ऐसा नहीं कि नाम पूछा है आपसे और नाम आपका ब्लैंक 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 ही पड़ा है, नंबर पूछा है नंबर ब्लैंक 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 पड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. वैलिड डेटा होना चाहिए उसके अंदर. फिर आता है आपका डेटा कंसिस्टेंसी. आपका जो डेटा है वो उसके रेगुलर फॉर्मेट के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, तो अगर आपने बोला है कि डेट ऑफ बर्थ आपकी डी MM वाई वाले फॉर्मेट में आनी चाहिए तो वैसी ही होनी चाहिए. मोबाइल नंबर है तो उसके अंदर ABCD नहीं होना चाहिए, उसमें मोबाइल नंबर यानी 1234 ही होना चाहिए. वाइस वर्सा नाम में 1234 नहीं होना चाहिए, ABCD होना चाहिए. ऐसे कुछ जो आपके रेगुलर फॉर्मेट्स होते हैं बस उसी फॉर्मेट में आपका डेटा सारा होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए. ये चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए, ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए भी आपका ऐड का यूज कर सकते हो. क्या क्या साइबर रिस्क के अलग अलग स्टेजेस हो सकते हैं. तो साइबर रिस्क इज नथिंग बट आप, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन आईटी प्रोन है, तो आईटी की वजह से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उसके अलग अलग क्या स्टेजेस है. सबसे पहले आपको असेस करना होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन पे क्या साइबर रिस्क की पॉसिबिलिटी है. असेस करो कि कौन से साइबर रिस्क के लिए आप प्रोन हो सकते हो. आपको उसके लिए ये चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, नो मैटर हाउ मेनी कंट्रोल्स यू प्लेस, यू कैन नेवर बी कंप्लीटली इम्यून टू साइबर रिस्क. ओके, तो आपको एटलीस्ट जो, नो मैटर आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपको थोड़ा तो कॉमन थ्रेड्स को कंसिडर करना ही पड़ेगा जब भी आप आपके साइबर रिस्क को असेस कर रहे हो. ठीक है, वंस यू हैव असेस्ड योर साइबर रिस्क, नेक्स्ट कम कि आपको उसका इम्पैक्ट देखना होगा. आपको ये चीज समझनी होगी कि जो इसका इम्पैक्ट है ये वेरी कर सकता है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड अटैक टू अटैक. क्या आपके ऊपर साइबर अटैक हुआ है.
ठीक है ना। वंस यू आइडेंटिफाई की क्या इम्पैक्ट है, आपको उसको मैनेज भी करना चाहिए। तो मान लो अगर कल को आपके ऊपर कोई साइबर अटैक होता है, तो उसे आप कैसे मैनेज करोगे, आपको ये भी देखना होगा। ये मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे पहले साइबर रिस्क को लेकर अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ असेस करते वक्त आपने 1 2 3 साइबर रिस्क पता कर लिए, इनको आपको समझना होगा कि ये किस तरीके से आ सकते हैं, इनके अगेंस्ट अपन क्या कर सकते हैं। मैनेज करने के लिए आपको साइबर रिस्क को पहले समझना पड़ेगा। उसके लिए आपका जो भी IT एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम है, वो चीजें आपको असेस करनी होगी, उसको आपको समझना होगा कि कितनी वो केपेबल है टू मैनेज दोज रिस्क। ठीक है, और अगर वो नहीं है या अगर वो है भी, तो आपको ये चीज अलाइन, आपको आपके जो भी IT के इनिशिएटिव्स है, जो भी आपकी साइबर सिक्योरिटी है, वो आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट बनाना होगा, उसको अलाइन करना होगा, ताकि आप समझ सको कि आपका रिस्क एप्टाइट कितना है, आप कितना रिस्क एक्सेप्ट कर सकते हो, और जो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो उनके लिए आपके पास क्या कॉम्पेंसेटिंग कंट्रोल्स है। बेसिक सी चीजें हैं। सबसे पहले रिस्क को असेस करना होगा, उसका इम्पैक्ट समझना होगा, और उसको मैनेज कैसे करना है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा है कम है, उस हिसाब से आपको उसको मैनेज कैसे करना है, वो चीज आपको देखनी है इसके अंदर। तो एक एंटिटी का साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क समझना होगा, आपको समझना होगा कि कैसे मैनेजमेंट अपने एंटिटी में रिस्क को आइडेंटिफाई कर रही है, और कैसे वो रिस्क से अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, सेफ गार्ड कर रही है, ये चीज आपको समझनी होगी। उसके लिए आपको समझना होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन का साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कैसा है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के आपको एक 5 स्टेप्स दिए हुए हैं कि सबसे पहले मैनेजमेंट को रिस्क को आइडेंटिफाई करना होगा। आपको ये चीज देखनी होगी कि जो एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, वो साइबर सिक्योरिटी रिस्क को इज्जत देता है या नहीं, उसको कंसिडर भी करता है या नहीं। ठीक है, अगर करता है तो कैसे करता है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है उसे आइडेंटिफाई करने की। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड क्या रोल्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, क्या पीरियोडिकली आप उसके रिस्क को असेस करते हो, और उसका आपके इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसे अपन आइकोफर कहते हैं, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे ही आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेते हो, आप देखोगे कि कैसे एंटिटी उसे प्रोटेक्ट करती है, वो रिस्क से अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करती है। तो कैसे आप एसेट्स को सेफ गार्ड करते हो, कैसे वो एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए आप कैसे ये मॉनिटर करते हो कि आपके एसेट्स पे अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो रहा है, आपकी डेटा सिक्योरिटी पे रिलेटेड क्या कंट्रोल्स है, और क्या वो इफेक्टिव है या नहीं। ठीक है, इस चीज के लिए और इससे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको रिस्क अवेयरनेस जगानी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके लिए आपको आपकी टीम्स को फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ यू हैव आइडेंटिफाई कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, यू हैव एस्टैब्लिश्ड अ प्रोसीजर जिससे आप अपने एसेट्स को वो रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हो। बट मान लो जस्ट इन केस रिस्क हो जाता है, तो हाउ डू यू डिटेक्ट इट। अगर कोई रिस्क से आप एसेट प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो, देन हाउ इज इट डिटेक्टेड कि हाँ भाई कुछ अटैक हुआ है, कुछ रिस्क है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि क्या रिस्क का क्या अटैक हुआ है, या कौन सा वाला रिस्क ट्रिगर हुआ है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट को एनालाइज करो, उसके इम्पैक्ट को असेस करो, एनालाइज करो, कितना सिग्निफिकेंट है उसका इम्पैक्ट, बहुत मटेरियल है, इमटेरियल है, वो चीज का सिग्निफिकेंस इवेल्युएट करो, एंड उसको टाइमली बेसिस पे डिस्क्लोज करते हुए चलना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है, जैसे ही आपने रिस्क को डिटेक्ट कर लिया, आपको उस पर रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे, राइट। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, कैसे उसके बारे में आपको पता चला, उससे आपको उभरने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए क्या खर्चे करने पड़ेंगे, और आगे से ये चीजें ना हो उसके लिए आपको क्या फ्यूचर एक्शन प्लान्स इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। अब ठीक है यार, ऐसी चीजें होती रहती है, तो अब आपको उससे उभरना पड़ेगा। उभरने के लिए आपको सबसे पहले वो इसका क्या इम्पैक्ट था, वो जैसे आपने असेस किया, आपको रेगुलेटर्स को बताना पड़ेगा, और वो इम्पैक्ट से ओवरकम करने के लिए आपने क्या रिकवरी प्लान लिया है उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। आइडेंटिफाई द रिस्क, प्रोटेक्ट फ्रॉम द रिस्क, इफ नॉट प्रोटेक्टेड देन डिटेक्ट द रिस्क, रिस्पॉन्ड टू द डिटेक्टेड रिस्क एंड रिकवर फ्रॉम द रिस्क। ठीक है, दिस इज ऑल दैट आई हैव फॉर यू फॉर डिजिटल ऑडिट। आई होप दिस सीरीज हेल्प्ड यू। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंस्टेड ऑफ लीविंग द एंटायर चैप्टर, आप इतने पॉइंट्स एटलीस्ट जितने निमोनिक्स है उसके थ्रू ही क्यों ना हो कवर कर लो, एंड यू शुड बी गुड टू गो फॉर योर एग्जाम्स। इस वीडियो में यहीं तक एवरीवन, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।